स्वागत है रसायन एकेडमी केमिस्ट्री में आप सभी का। क्लास 11th सीबीएसई लेवल गैसियस स्टेट चैप्टर आपके साथ चल रहा है। इसका आई थिंक 5th या 6th लेक्चर है इन कंटिन्यूशन। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है काइनेटिक गैस थ्योरी। असल में क्या है, ये जो गैस लॉज हमने स्टडी किए जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, then what we study about say Dalton's law of partial pressure, Graham's law of diffusion, etc etc, ये जितने भी हमने गैस लॉ स्टडी किए वो सभी के सभी एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं और उस थ्योरी का नाम क्या होता है? काइनेटिक गैस थ्योरी। सुनिए, जब भी किसी थ्योरी को बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए कुछ ना पैरामीटर्स फिक्स कर लिए जाते हैं, कुछ बेसिक अजम्पशंस मान ली जाती हैं, उन्हें बोलते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स। तो काइनेटिक थ्योरी को जो डिराइव करने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दैट इज इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट वो ये है कि दैट इज, वो कहता है सपोज एक वेसल है और इस वेसल के बीच में गैस मॉलिक्यूल है या गैस है। कहता है ईच एंड एवरी गैस इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। Those particles are known as atoms or molecules. Means in case of those gases which consist of atoms, तो उन particles को नाम हम क्या देंगे? Atoms. And in case that जहां पर वो क्या है? Molecules है, तो उन्हें हम molecules का नाम देंगे। The other thing which is said वो ये है, वो कहता है कि that ये जो gas molecules है, the particles of the gas जो है, उनके बीच में कहता है distance of separation is very large। जैसे हम सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है अमंग द गैस, अमंग द मॉलिक्यूल्स, दैट इज वेरी लेस। लिक्विड्स में भी कम होता है, दैट्स व्हाई गैसेस और सॉलिड्स और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसके बीच में खाली स्पेस होता है। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स ऑफ द गैस दैट इज क्वाइट लार्ज, वो ज्यादा है, और वो ज्यादा डिफरेंस होने के कारण से हम ये कहते हैं कि दैट इज, हम ये बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई विश कि आप इस बात को समझें। व्हाट इज दैट? हम ये कहते हैं दैट इज व्हाई बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज क्वाइट लार्ज, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी टेकन एज negligible as comparison to volume of the gas, as comparison to volume of the gas। बच्चे कई बार मतलब इस बात को प्रॉपरली बच्चे समझ नहीं पाते। देखिए, सपोज ये मेरे पास वेसल है, मैंने वैसे इसको डायग्रामेटिकली शो किया। सपोज इसके सारे मॉलिक्यूल्स में ले लूं, सारे मॉलिक्यूल, सिर्फ इसमें गैस को निकाल लूं और उनको इकट्ठा जोड़ूं, तो हो सकता है वो सारी गैस जो है ना सिर्फ इतने वॉल्यूम में आ जाए। ये सारे जो डॉट्स है ना सारे इतने में आ जाए। तो समझो ये क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो मैंने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बच्चों एक बात मैं समझाता हूं आपको, एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं। सपोज मैं वैसे इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। से आई एम हैविंग ए पीस ऑफ चॉक, छोटा चॉक का टुकड़ा है, इतना सा चॉक का टुकड़ा, तो समझो उसमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम वो है, इतना सा वो वॉल्यूम है। मैंने उसको बड़े अच्छे से पीस दिया अपने हाथ के ऊपर, उसको अच्छे से पीस दिया और उसको ब्लो कर दिया रूम में। अब वो क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल थे वो सारे रूम में चले गए। तो अब उसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। तो वॉल्यूम ऑफ दैट दोज मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। वही बात है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये समझ लेना चाहिए इन मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके जो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बिकॉज अब दूसरी बात ये है, बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो मैं शो कर रहा हूं क्या? बहुत ज्यादा है ना, ऐसे बहुत ज्यादा है इनमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये मेन दो बातें हैं इसमें।
जो आपको याद रखनी है, जिसको मैं आगे भी बात करूंगा बार बार. बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम ये कह सकते हैं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among gas molecules is can be taken as equal to 0. भाई हम ये मानते हैं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इतनी दूरी में हैं आपस में कि उनके बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है उसके बीच में क्या हो गई, 0. ये दो मेन बातें आपको ध्यान में रखनी. और इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं. वो कहते हैं दिस गैस मॉलिक्यूल दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर जा रहा है. तो दे मतलब द गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन द स्टेट ऑफ क्या, रैंडम मोशन. रैंडम मोशन में है ना. एंड दे ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. with different velocities. भाई उनकी velocities different है ना. They move in all possible direction. सभी पॉसिबल, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी वो मूव कर सकती है. नेक्स्ट कहता है the force of gravitation on gas molecule is also taken 0. तभी तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं. देखिए वैसे कोई चीज नीचे से ऊपर थोड़ी जा सकती है. अगर मैं पेन कहूं भाई नीचे से अपने आप ऊपर थोड़ी जाएगा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल हम ये कहते हैं वो हर डायरेक्शन में नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं. जैसे उनके ऊपर जो ग्रेविटी का फोर्स है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, अब वो जब मूव कर रहे हैं तो क्या होगा उनमें, व्हाइल मूविंग दे कोलाइड ईच अदर. वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. While moving they collide each other, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं. And in fact they also collide with walls of the container. वो कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं. वे आपस में कोलाइड किए एंड दे आर ऑल्सो कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और जब वो कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं ना, है ना, ड्यू टू विच दे एक्सर्ट प्रेशर. इसके कारण से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर. वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर यू नो. अब मैंने एक और बात बताई कि दैट यहां पर ये देखिए, ईच एंड एवरी गैस मॉलिक्यूल दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है. तो अगर बेटे उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है तो आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट. हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या आएगी, दैट बी डिफरेंट. हाफ mv स्क्वायर. ठीक है ना. लेकिन अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, याद रखना, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, वो तो एक एक मॉलिक्यूल की बात करें, लेकिन एक सैंपल जो है, हाउएवर इट इज सीन दैट ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू absolute temperature. So kinetic energy of the gas, a given sample of gas, is directly proportional to average kinetic energy of a given sample of gas is directly proportional to क्या, absolute temperature. That is equal to, that is directly proportional to absolute temperature. तो ये कुछ postulates थे. postulates मतलब कुछ points थे जिनको कंसिडर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए एक इक्वेशन डेराइव की गई. और वो इक्वेशन क्या है, मैं उस इक्वेशन को आपके साथ शेयर करता हूं. वो इक्वेशन है PV इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर. PV इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन. इस इक्वेशन की डेरिवेशन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स में है, उसमें आप डेराइव भी करोगे, लेकिन यहां पर बिकॉज नहीं है तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दोस डिटेल्स. यहां पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पी. पी इज व्हाट, प्रेशर.
of the gas. What is V? V is what? Volume of the gas. Of the gas. M, ये जो small m है, small m is what? It is mass of gas molecule. एक मॉलिक्यूल के गैस का मास. n is what? Number of gas molecules. कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उस सैंपल में. एंड C जो होता है ना, इसके लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा ये क्या है, लेकिन अभी मैं इसका नाम देता हूं C. इसको कई बुक्स में U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. एंड इट इज नोन एज RMS. क्या बोलते हैं? इट इज RMS. RMS का मैं फुल फॉर्म बताता हूं. इट इज बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है. तो इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो इट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर. ये इक्वेशन है जिसे हम क्या नाम देते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन. लेकिन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूं, आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. मैंने अभी आपके साथ एक बात बताई. मैंने आपको ये बोला क्या कि जो गैस सैंपल है, सपोज ये आपके पास एक गैस सैंपल है. इस गैस सैंपल में डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. और हर उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है ना. सेम भी हो सकती है कईयों की, लेकिन डिफरेंट है. दे मे डिफर ईच अदर. मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए, है ना. दे मे डिफर ईच अदर. उनकी जो वेलोसिटी है वो डिफर करती है. तो वेलोसिटी ऑफ ए गैसियस सिस्टम, गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज हैं, उन्हें हम 3 पैरामीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं. और वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. सबसे पहली मैं जो इसमें वेलोसिटी की बात करूंगा आपके साथ, दैट आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. क्या बात करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. अगर आप थोड़ी सी ओल्ड बुक्स देखें, है ना, तो आप ये देखेंगे कि इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है. लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ है. लेकिन अब हम इसको लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज दिस? लेटर C स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज्यादा संभावित. अब ऐसे है कि जैसे अगर मैं कहूं भी एक मैं क्लास में गया, और एक क्लास में गया तो वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, से 11th क्लास में मैंने एंटर किया. तो उस क्लास के बीच में जो डिफरेंट बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे की एज डिफरेंट है. लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे ये कहे कि दैट ये बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल एज क्या होगी? तो मैं कहूँगा यस भाई, बच्चा जो है ना 5th क्लास, मतलब 5 ईयर तक जब होता है वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है. तो 11 साल और लगा लो, तो 11 और 5 है ना 16. तो लगभग 16 ईयर जो है ना इज द मोस्ट प्रोबेबल एज ऑफ ए स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन स्टैंडर्ड 11th. नो डाउट. मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम ये कहते हैं कि दैट दीज गैस मॉलिक्यूल्स दे हैव गॉट द डिफरेंट वेलोसिटीज. लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स दे हैव गॉट ऑलमोस्ट सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी. सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो वेलोसिटी से ये तो ऑलमोस्ट दे आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ व्हाट इज नोन एज ए वेलोसिटी. वो जो वेलोसिटी होती है विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. The velocity which is possessed by maximum fraction of the molecules is known as, इसे हम नाम देते हैं most probable velocity. इसे हम क्या नाम देते हैं? Most probable velocity. तो it is the velocity which is possessed by maximum fraction of the molecules at a given temperature. Now listen, this is C bar, yeah, C star. It is represented by, you see,
अल्फा और सी स्टार is equal to under the root of RT upon M, 2 RT upon M, 2 RT upon M, ये वैल्यू होती है। बच्चों एक चीज याद रखो, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास अगर गैस का बढ़ता है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये चीज याद रखो, यही ऑब्जेक्टिव में आना है। अब मैं बात एक और करता हूं, एंड व्हाट इज दैट, यू सी, दूसरी एक और वेलोसिटी, ये तो मैंने बोली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ये कौन सी थी, मोस्ट प्रोबेबल। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको नई बुक्स में अगर आप देखें तो सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज, जैसे अगर मैं कहूं एवरेज मीन वैल्यू क्या होती है, सपोज भाई एक सिस्टम है, उसमें N1 molecules possess velocity V1, N2 molecules possess velocity V2, N3 molecules possess velocity V3, and Nn molecules possess velocity Vn. अपॉन क्या, N1 plus N2 plus N3 plus Nn, तो ये एवरेज हो गई मीन वैल्यू। तो मीन द सिंपल, it is what? It is a simple arithmetic mean of the value of molecular velocities, possessed by different molecules in a gas sample. Yes. तो ये क्या होता है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लेटर यू सी V और C bar, and mathematically it can be calculated as under the root of 8 RT upon pi m. 8 RT upon pi m. And then I say another तीसरे टाइप की वेलोसिटी, और हो गया RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. It is represented by letter U or simply C. It is represented by letters U or simply C. What is that? Now ये क्या होता है, इसको आप समझें थोड़ा सा. रूट, देखिए रूट हो गया, पहला वर्ड है रूट. मीन, लो जी मीन हो गया. स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, है ना, प्लस vn स्क्वायर. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो भाई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, तो आई विल से दैट इट इज फंडामेंटली स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ molecular velocities of different molecules in a gas sample at a given temperature. So if we want to calculate it, it can be calculated by using formula 3RT upon M. 3RT upon M. तो बड़े एक सिंपल सी बात याद रखो कि दैट इज, ये जो जनरल बातें हैं इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. वो ये मैं नीचे यहां पे लिखता हूं, इधर आई यूज दिस स्पेस फॉर समथिंग एल्स.
इससे रिजल्ट क्या पता लगा आपसे कि वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, है ना, एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, भाई किसी भी टाइप की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, किसी भी टाइप की वेलोसिटी है, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल है, चाहे एवरेज है, चाहे वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरी बात, इट डिक्रीजेस विद द मॉलिक्यूलर मास या इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, में मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट के टर्म में, ये भी स्क्वायर रूट के टर्म में। इज इट क्लियर यू नो? अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट ए रेशियो, अगर मैं कहूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज नोन एज, क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो इट विल बी व्हाट, रूट 2 रेशियो रूट 8 अब बाय पाई, आर टी अपॉन एम कैंसिल हो जाएगा, रेशियो रूट 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यू विल फाइंड दैट इट कम्स आउट टू बी 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.224। इसका मतलब ये हुआ C इज मोर देन, C बार इज मोर देन दिस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये रिजल्ट्स है। The magnitude of the root mean square velocity for a given sample at a given temperature for a given sample of the gas is more than its average velocity value, than its most probable velocity value, and they are in this ratio। इसमें ये भी पूछा जा सकता है भाई, अगर सपोज करो कोई ये कहता है that for a given sample, है ना, for a given sample of the gas the value of the root mean square velocity is this, find out the average velocity, find out the mean square velocity। आप कोई भी चीज इस तरीके से निकाल सकते हो, एंड आई होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी। इसी बात को थोड़ा सा और आगे आपके साथ डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज दैट? सुनिए, मैं एक बात करता हूं और वो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ द गैस। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ द गैस। सुनिए, मैं आपको एक बात बार बार एक बात बता रहा हूं, और वो ये कि ये कोई गैस सैंपल है, ठीक है। इस गैस सैंपल में डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दीज गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, है ना, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। लेकिन फिर भी हमें कंक्लूजन निकाला हमने क्या, कि दैट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे हैव गॉट द सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी, सेम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, और उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट इज नोन एज C स्टार, और इट इज टर्म्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अभी मैं आपके साथ इसकी डिस्कशन भी कर रहा था। So what is most probable velocity? I will say that most probable velocity is the velocity which is possessed by maximum fraction of the molecules। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक सैंपल में, गैस के सैंपल में, नो डाउट गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन उनकी लगभग देयर वैल्यूज इज क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, है ना। वो मॉलिक्यूल जिनकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, या वो मॉलिक्यूल जिनकी बहुत कम वेलोसिटी है, उनका नंबर बहुत कम होता है। इसको मैं ग्राफिकली शो करता हूं। ट्राई टू रीड दीज ग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एंगल से स्पेशली। मैं इधर एक ग्राफ है, इधर रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा एन अपॉन एन, डेल्टा एन अपॉन एन, डेल्टा एन
that change with respect to total, a change with respect to total, कोई भी change with respect to total is fraction of molecules, fraction of the molecules, delta n upon n. एंड इस एक्सिस पर मैं लेता हूं मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये ग्राफ ऐसे आता है। लेट मी रीड दिस ग्राफ फॉर यू। मैं इस ग्राफ को आपके लिए पढ़ता हूं, सुनो। सपोज, ये आमतौर पे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। सपोज यहां पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है, यहां पे 50 है ना, यहां पे 60 है, यहां पे 70 है, यहां पे 80 है, यहां पे सपोज 90 है, यहां पे 100 है, यहां पे 110 है, लाइक दैट। सपोज ये है 1% मॉलिक्यूल, है ना। तो 1% मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 10 भी है और 1% की मॉलिक्यूल लगभग 100 भी है। मतलब द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग वेरी less energy and very high energy is very less. इतना फ्रैक्शन सपोज, ठीक है, सपोज ये हो 0.3% या 3%, 3% ऑफ मॉलिक्यूल में इतनी वेलोसिटी और इतनी वेलोसिटी। लेकिन जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है उसकी ये वेलोसिटी, ये हो गया ना मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रैक्शन कि ये जो वेलोसिटी है क्या हो गई 10। तो दिस इज अ वेलोसिटी व्हिच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट इज नोन एज, क्या नाम देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आपके लिए ऑब्जेक्टिव एंगल के लिए, ऑब्जेक्टिव एंगल से डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश करता हूं। सुनिए, सपोज मेरे पास एक गैस है, कोई भी एक गैस, these are very important results I am going to discuss with you, delta n upon n। एक ग्राफ ये है, सपोज एक ग्राफ ये है, सपोज एक ग्राफ ये है, ये मैंने 3 ग्राफ अलग अलग से ड्रॉ किए, ध्यान से सुनो। अब ये देखिए, ये इट इज एट टेम्परेचर T, इट इज एट टेम्परेचर T2 and is at temperature T3, ठीक है, with the fact that T3 is more than T2 is more than T1। भाई हायर टेम्परेचर है, लोअर है और ये सबसे कम है, ठीक है। तो अब ये है, सुनो, कि ये जो है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये इधर क्या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, है ना, ये होगी ब्लू वाली। तो मैं कहूंगा C1 C स्टार, ये ब्लू वाला है ना, C स्टार रेड वाला, ये इसकी वेलोसिटी होगी, ये वाली C स्टार, ये किसकी होगी, C इस टेम्परेचर पर, और ये C क्या हुई बच्चों, इस टेम्परेचर पर। तो दिस इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस। इसका टेम्परेचर के बढ़ाने से, है ना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द most probable velocity
इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड बढ़ गया। सपोज यहां पे 50 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 70 मीटर पर सेकंड है, यहां पे क्या 90 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। बट रिमेंबर, बट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स having that energy will decrease. Fraction of the molecule having that energy will decrease. कहने का मतलब ये हुआ, सपोज ये वेलोसिटी है, मैं वैसे ही अब इसको करता हूं, सपोज ये वेलोसिटी है 90 मीटर्स पर सेकंड, है ना, ये वेलोसिटी है से 70 मीटर्स पर सेकंड, वैसे ही बोल रहा हूं, ये वेलोसिटी है से 50 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सपोज ये जो फ्रैक्शन है यहां पे इसकी वैल्यू, यहां पे यू सी इसकी वैल्यू, और यहां पे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे इसका जो फ्रैक्शन है, सपोज ये क्या हो 70%, ठीक है, यहां पे इसका फ्रैक्शन होगा से, है ना, 55%, यहां पे इसका फ्रैक्शन क्या होगा से 40%। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी तो बढ़ता है, बट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग दैट वेलोसिटी विल डिक्रीज। आई होप सो कि ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। इस ग्राफ को पढ़ना एक बार सीखिए, बहुत जरूरी है। एक और ग्राफ इसी में करवाऊंगा, और वो ग्राफ कुछ ऐसे है, ध्यान से समझिएगा। सपोज आई कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं, ठीक है। इधर व्हाट आई टेक डेल्टा एन अपॉन एन, इधर आई टेक व्हाट इज नोन एज ए मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ये ले, एंड से आई हैव टू गैसेस, है ना, मेरे पास दो गैसेस हैं। सपोज ये मेरे पास गैस है क्लोरीन, है ना, से मेरे पास ये गैस है ऑक्सीजन। से मेरे पास ये गैस है नाइट्रोजन। आपको पता है क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 28। तो यहां से आपको क्या पता लगा, देखो ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये बच्चों इसकी वेलोसिटी, और ये इसकी वेलोसिटी। दिस इज ए सी बार सी बार सी बार ऑफ नाइट्रोजन, of oxygen, of chlorine. This is more than this, is more than this. It's about the magnitude of the molecular velocity that goes increasing with the decrease in molecular mass. लेकिन अब फिर वही बात, उसको समझने वाली बात ये है, देखिए यहां पे इसका ये फ्रैक्शन, ठीक है, यहां पे इसका ये फ्रैक्शन, और यहां पर इसका उसी ये वाला फ्रैक्शन। तो इनका जो फ्रैक्शन है, बट द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग दैट वेलोसिटी विल बी, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग दैट वेलोसिटी विल बी लेस। मैं सपोज करूं कि यहां पर क्लोरीन के, है ना, से 70% मॉलिक्यूल्स में ये वेलोसिटी है, यहां पे इसके हो सकता है 50% मॉलिक्यूल में हो, और इसमें हो सकता है 43% मॉलिक्यूल में हो, लाइक दैट। ये जरूरी नहीं कि मैं तो वैसे ही आपको एक आइडिया बता रहा हूं। सो दिस इज एन आइडिया अबाउट different type of the, this is an idea about the different type of the velocities, the molecular velocities. अब मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं आपके साथ, कि हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी किया, आपके साथ डिस्कस किया। अब उस आइडियल गैस इक्वेशन के सॉरी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कौन सा, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर, काइनेटिक गैस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर मुझे गैस लॉज डिराइव करने हैं। तो सबसे
सबसे पहला मैं गैस लॉ ड्राइव करता हूं, कौन सा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सुनो, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटे? ये आप में से गैस है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अब आप इसको डिफरेंट एंगल से देखिए। हम ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे आर कोलाइडिंग ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर। वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब सपोज अगर मैंने इसके वॉल्यूम को कम कर दिया तो इतने मॉलिक्यूल थोड़ी डायरेक्शन में यहां पे हो गए, तो उसका मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit volume will increase, or the number of molecules colliding on the walls of the container per unit area will increase, which will result into the increase in pressure. इसमें हम वॉल्यूम को कम करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दिस इज बॉयल्स लॉ। ये तो बॉयल्स लॉ है ना। मैथमेटिकली वैसे मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, PV is equal to 1/3 mc square, या इज इक्वल टू 1/3 mc square, where m into n is the total mass of the gas. c square मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो आई कैन हैव दिस। अब आपको पता है हाफ mc स्क्वायर इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि pv इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। बट आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा लॉ है? दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि PV इज इक्वल टू 2/3 के, ये कोई कांस्टेंट है ना, T। तो एट कांस्टेंट T, अगर मैं T को कांस्टेंट कर दूं तो व्हाट विल बी देयर? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, भाई 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट कर दिया तो ये सारा फिगर कांस्टेंट। और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ। आई गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ से चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ देखिए, सपोज ऐसे कि ये वही गैस मॉलिक्यूल है, गैस का सैंपल है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दे आर कोलाइडिंग ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड हेंस दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना, अब मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। और अगर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे भीड़ में एकदम से भगदड़ मच जाए, तो क्या है? नंबर ऑफ पीपल कोलाइडिंग ईच अदर एज वेल एज द कोलाइडिंग द वॉल्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, है ना, दैट विल इंक्रीज। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल की अगर स्पीड बढ़ेगी तो इनकी कोलिजन, रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेंगी, एंड कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी बढ़ेगा, जिससे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम को बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बस ठीक है, फिर उतनी कोलिजन रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट प्रेशर इफ यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीजेस, या इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज चार्ल्स लॉ। इसको अगर मुझे इससे एक्सप्लेन करना हो तो देखिए, ये वाला स्टेप सेम है, ये सेम है, ये सेम है, यहां तक सेम है ये वाला। तो वी नो PV इज इक्वल टू 2/3 KT। P को इधर ले जाओ, T को इधर ले आओ, तो V/T इज इक्वल टू 2/3 K/P। 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट। अगर P भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो देन this whole figure will become constant। ये whole figure constant हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर V/T इज ए कांस्टेंट, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दिस इज चार्ल्स लॉ। ऐसे अगर मैं कहूं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? जैसे एक वेसल है, उसके बीच में कोई गैस के मॉलिक्यूल, दे आर कोलाइडिंग ईच अदर एज वेल एज दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एंड हेंस दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने उसी वेसल में एक दूसरी गैस डाल दी
बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल दे आर बिहेविंग इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दैट सैंपल विल इंक्रीज and the number of molecules colliding on the walls of the container per unit volume per unit area will increase. That will result into the increase in pressure. That is the explanation of Dalton's law of partial pressure. एक बात सिंपल सी और है, और वो ये है, you know, PV is equal to 1/3 mnc square, ठीक, या PV इज इक्वल टू 1/3 है ना mc स्क्वायर, या इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mc स्क्वायर, या इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT एंड फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT। 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब यहां पे RT लगा दो, तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू RT, या काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 RT. This is for 1 mole of the gas. This is for 1 mole of the gas. लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बट काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 sorry, R upon n naught, where n naught is Avogadro's number, T. This is for 1 molecule of the gas. Leave behind everything. आप एक चीज देखें, 3 constant, 2 constant, R constant. तो इसको मैं ऐसे, but kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. ये यहां पर भी सुनिए, आपको पता है R इज गैस कांस्टेंट। मैंने इसे पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था कि R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट क्या होता है, वर्क डन पर मोल ऑफ द गैस पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो गया आपके पास, R अपॉन n नॉट इज क्या है, बेसिकली इट इज वर्क डन पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, या पर एटम पर केल्विन, अगर वो एटॉमिक गैस है तो ये जो फिगर होता है R अपॉन n नॉट, इट इज नोन एज से एक और कांस्टेंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर कैपा, इट इज टर्म्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज टर्म्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज टर्म्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन स्टडी की, उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल स्पीड्स डिस्कस की, और उसके बेसिस के ऊपर हमने गैस लॉज डिस्कस किए, और ये एक्सप्लेन किया कि दैट हाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज एक्सप्लेनिंग द गैस लॉस। तो गैस लॉस को कैसे एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इस लेक्चर को आई होप सो कि आपने समझा होगा। इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंगल। आई विश कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडियल एंड रियल गैस, सीबीएसई एंगल से और ऑब्जेक्टिव एंगल से, दोनों एंगल से ही वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस दैट लेक्चर, दैट्स व्हाई सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।